नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन है उनके यौगिकी। उसमें इससे पहले हम लोग ये इन जो जितने भी आईयूपीसी पद्धति थी, आईयूपीसी नाम थे, चाहे वो एल्केन श्रेणी है, चाहे वो आपकी एल्कीन श्रेणी है, चाहे एल्केन श्रेणी है, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। आज का अपना टॉपिक क्या है? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। हम लोग रासायनिक गुणधर्म तो आपने सुना ही होगा। रासायनिक गुणधर्म के अंदर जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसी से आपको रासायनिक गुणधर्म प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आपकी जो रासायनिक गुणधर्म है उसके अंदर है दहन। तो आपको पता होगा दहन का मतलब क्या होता है। दहन का मतलब हर कोई जानता है, दहन का मतलब होता है जलना। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया बोल सकते हैं या उसका फर्स्ट पॉइंट मान सकते हैं दहन। दहन का मतलब होता है जलना। तो आप कार्बनिक यौगिकों को जला दो। प्रकृति में कोई भी यौगिक जलता है, वो यौगिक आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी यौगिक नहीं जल सकता। तो इसकी भाषा क्या होगी कि कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उसके साथ में उष्मा का, उसके साथ में प्रकाश का निर्माण होता है। तीन चीज बनेगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। तो इसकी पहले भाषा देख लो कि कार्बनिक यौगिकों का दहन करने पर क्या होता है। कार्बन यौगिक का ऑक्सीजन में दहन करने पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, CO2 का, साथ में उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। ये तीन चीज बनेगी। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर आप देख लो, एक फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल अपना देख लो दहन का। ये लो, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। इसका एग्जांपल पहला बता देता हूँ। ये भाई कार्बन है। मैंने आपको बता दिया प्रकृति में कि कोई भी यौगिक हो उसका दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की। अपने को कार्बन का दहन करना है तो कार्बन की अभिक्रिया आप कर दो ऑक्सीजन के साथ। आप कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करोगे तो एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 और उसके साथ में उष्मा व प्रकाश भी लिख देना, क्योंकि उष्मा तो साथ में उत्पन्न होती है और साथ में अपना क्या होता है, उष्मा के साथ में उष्मा व प्रकाश, प्रकाश भी क्या होता है, उत्पन्न। तो हो जाएगा अपना उष्मा व प्रकाश। क्या हो जाएगा? उष्मा व प्रकाश। एक समीकरण आपकी ये होगी। एक समीकरण और लिख देते हैं। ये आपका कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करने पर या कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा व किसका निर्माण होता है? प्रकाश का। अगला एक और लिख देते हैं मेथेन। ये CH4 हो गया। उसको हम लोग ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो आगे जाके आपका क्या बनेगा? आगे जाके बनेगा आपका एक तो बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका बनेगा जल H2O, उसके साथ में आपका बन जाएगा उष्मा व प्रकाश। उष्मा व क्या हो जाएगा? प्रकाश। ये आपका जो यौगिक है ये कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बंध है। तो हम लोग इसमें मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर आपका एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आपकी उष्मा भी है, इसके साथ में प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है, इसके साथ में जल भी निर्मित हो रहा है। तो ये था अपना इसका फर्स्ट रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट रासायनिक गुणधर्म दहन हो गया। दहन का मतलब जलना। ये कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में उष्मा और आपका प्रकाश होना चाहिए। तो देख लो, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा व प्रकाश। ये मेथेन को ऑक्सीजन की, कार्बन ये वैसे क्योंकि मेथेन में कार्बन की मात्रा होती है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उष्मा भी बना है, साथ में प्रकाश भी उत्पन्न हुआ है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद अगला देखते हैं सेकंड रासायनिक गुणधर्म। तो देखो सेकंड रासायनिक गुणधर्म, सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलने पर, जलने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। उसको जलाएंगे, कार्बन यौगिक का दहन करने पर ऑक्सीकरण हो जाएगा उसका, क्योंकि कार्बन में आप ऑक्सीजन जोड़ रहे हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण। आपको पता होना चाहिए। या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। आपकी भाषा क्या दे रखी है? भाषा देख लो कि कार्बन यौगिकों का दहन करने पर उन्हें सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया तो आगे जाके क्या बन रहा है? C+O2, ये आपका CO2 बन रहा है। तो आप इसमें देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो क्या भाषा क्या लिखेंगे? कार्बन यौगिकों का दहन करने पर उन्हें सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ये कर दिया सरलता से ऑक्सीकृत। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या दे रखे हैं? एग्जांपल देखो आप, ये देखो ऑक्सीकरण का एग्जांपल है। जो भाषा दे रखी है उसी के अनुसार अपने को समीकरण बनानी है। पहले देख लो आपका भाषा क्या दे रखी है। जब एथिल एल्कोहल, आपको पता होना चाहिए एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। मैं लिख देता हूँ, देखो एथिल एल्कोहल CH3
CH2 और OH, ये आपका एथिल एल्कोहल हो गया। अब क्या करना है देखो, जब एथिल एल्कोहल को सारी पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट तो सारी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका सूत्र होता है अपना K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र है। के साथ गर्म किया जाता है तो ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। ये देखो आपका क्या है, ये आपका एथिल एल्कोहल जिसको एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल को किस किस की उपस्थिति में गर्म करना है, दो है आपका, एक तो है इसमें सारिये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो गया। एक आपका हो गया अम्लीय, ये उत्प्रेरक के रूप में आपको काम लेना है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। आपका उत्प्रेरक है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके साथ में इसको क्या करना है, गर्म करना है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, गर्म करने पर दोनों में से कोई ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, सारे KMnO4 भी ले सकते हो और अम्लीय K2Cr2O7 भी ले सकते हो। आगे निर्माण किसका होगा, एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं या एथेनोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CH3COOH। ये लो, ये एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको, एसिटिक अम्ल, क्योंकि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। अब आप सोचोगे सर ये एग्जांपल भाषा क्या दे रखी है, उसके अनुसार देखो भाषा दे रखी है अपनी। जब एथिल एल्कोहल, देखो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है, ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH, ये भी हो सकता है। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मेरी इच्छा होगी भाई मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट दूंगा, K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो आपको क्या करना है, गर्म करना है। ये लो मैं इसको गर्म कर देता हूँ, गर्म करने पर गर्म करते हैं आगे जाकर बन क्या रहा है, CH3COOH। ये लो आपका एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। ये आपका ऑक्सीकरण का एग्जांपल है, देख लो इसको ध्यान से, नोट भी कर सकते हो आप। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये भी सही है। ये आपका सारी ये विलेन है केम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, और ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है। इसका सेकंड एग्जांपल हो गया ऑक्सीकरण का, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना। जोड़ेंगे कैसे हम लोग तो क्या करेंगे, कार्बन का दहन करके उसको आसानी से या सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। आगे देखो तीसरा एग्जांपल, ठीक है, इसमें आप एक ऑक्सीकारक की परिभाषा दे रखी है। ऑक्सीकारक का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीकारक देखो, कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, और जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीकारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। पता होना चाहिए क्या दे रहे हैं, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब कोई एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन दे रहा है, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन दे रहा है वही पदार्थ क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकारक। बहुत बार बुक में नाम आता है ऑक्सीकारक, लेकिन नाम नहीं पता होता है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है उस पदार्थ में दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता, उसी को बोलते हैं अपना ऑक्सीकारक। तीसरा एग्जांपल है हम लोग ये कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में संकलन अभिक्रिया। आपको पता होना चाहिए संकलन अभिक्रिया क्या है, एकदम इजी सी अभिक्रिया। पहले इसकी भाषा देख लेते हैं, भाषा क्या दे रही है, देखो संकलन अभिक्रिया दो आपके उत्प्रेरक है, एक है प्लेडियम जो आप Pd से प्रदर्शित करते हैं, एक आपका निकल है जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं। प्लेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं, उन्हें संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बात ध्यान सुन लेना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होता है या अपना कौन सा बंध होता है, त्रिबंध होता है। आपको निकल या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ना है, और आपका कौन सा कार्बन बनाना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले मैं आपको बता देता हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होता है या आपका कौन सा बंध होता है, त्रिबंध। जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है। तो इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो देखो आप यहाँ पर इसका एग्जांपल है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। आप एथीन का एग्जांपल ले लो और उसका हाइड्रोजनीकरण कर दो। संकलन अभिक्रिया क्या है, दोबारा बता देता हूं कि आपको निकल और प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया जो आपकी अभिक्रिया है वो आपकी संकलन अभिक्रिया है। उसका एग्जांपल है आपका एथीन का हाइड्रोजनीकरण। आपको एथीन का फॉर्मूला पता होगा जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। तो ये देखो ये होता है इसका फॉर्मूला CH2
डबल बंद CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। रापकिन शायद ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसको, CH2 डबल बंद CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के में डबल बंद है। आपको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन को पता है H2 जोड़ दिया आपने, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कौन सा उत्प्रेरक ले लेंगे? या तो निकल ले लो या प्लेटिनियम ले लो, दोनों में से एक ले लो। आप चाहे निकल लेंगे, निकल ले लो, या PD प्लेटिनियम, दोनों में से ले लो। ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है एथीन। मैंने बता दिया असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विआबंध होता है या आपका कौन सा बंध होता है? त्रिआबंध। तो इसको आगे संतृप्त में चेंज करते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दो, एक अपना जोड़ दो नीचे, तो आपका आगे जाकर फॉर्मूला बन जाएगा CH3, बंद हो जाएगा आपका सिंगल, ये हो गया CH3, इसका नाम हो जाएगा एथेन। ये आपका है, वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें आपका कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक एक हाइड्रोजन जोड़ने पर इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है, डी बंध हट जाता है, और वहां पर कौन सा आबंध आ जाता है? सिंगल आबंध आ जाता है। इसको आप वैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कैसे आपका दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन में आपका एक R ऊपर, जैसे R बोलते हैं, R समूह, जहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हो या कोई दूसरे एल्केन में जोड़ सकते हो, इस प्रकार है आपका। यार यहाँ पर आपका डबल बंद है। इसमें आपको क्या करना है? ये आपकी समीकरण लिखनी है, इसमें आपको उत्प्रेरक कौन सा लेना है? या तो निकल लेना है या प्लेटिनियम पी लेना है, और जोड़ना क्या है? H2 हाइड्रोजन इसके अंदर प्लस जोड़ना है, इसमें जोड़ दो। जोड़ेंगे तो आपको आगे जो फॉर्मूला बनेगा इस प्रकार का, C सिंगल बंद हो जाएगा, पहले डबल बंद था, सिंगल बंद हो जाएगा। दो तो आपका R जुड़े हुए, ये दो R हो गए, ये देखो इधर, और एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो, ये एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, इसमें भी दो R जुड़े हुए, ये लो, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। ये और ये चीज एक की, क्यों? यहाँ पर देखो दोनों R की जगह हमने H लिए है, तो H एक H और दो CH3 हो गया, CH3 जिसको बोलते हैं एथेन। ये भी उदाहरण लिख सकते हो आप, ये भी उदाहरण लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो उदाहरण लिखो, सही है। संकलन अभिक्रिया क्या होती है? निकल और प्लेटियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को कौन सी क्रिया बोलते हैं? संकलन अभिक्रिया। अपना कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुण है उसमें उदाहरण नंबर हम लोग पढ़ते हैं 4, जिसमें हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन यौगिक में जो आपका हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को क्लोरीन होता है वो विस्थापित करेगा। क्यों करेगा? अब आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त का मतलब होता है जो इसमें कार्बन और कार्बन के मिलकर डबल बंद होता है, तो उनके साथ ये अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वो यौगिक होते हैं ज्यादा क्रियाशील होता है। ये आपकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ। क्यों? कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अत्यंत कम अभिक्रियाशील होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हम लोग करते हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन क्या करता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें से एक एक हाइड्रोजन को एक एक क्लोरीन वहां से विस्थापित कर देता है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये देखो आपकी भाषा क्या दे रखी है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अत्यंत कम अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है पहले से, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित करती है, और इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहता है। होता है क्या है कि जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें उसकी अभिक्रिया हम लोग करते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो एक क्लोरीन का परमाणु एक हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित करता है, ऐसे दूसरा क्लोरीन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। और दूसरा यौगिक क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पहली बात यह है कि जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अत्यंत कम अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि इसकी चारों संयोजकता पहले से भरी हुई है। जैसे उदाहरण इसमें लेते हैं हम लोग, उदाहरण ले लिया हमने CH4, आप देख सकते हो CH4 मेथेन है, इसकी संरचना किस प्रकार बनती है? एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4 इस प्रकार जुड़े होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें से एक एक हाइड्रोजन तोड़ेगा क्लोरीन का एक एक परमाणु, जैसे हम लोग Cl2 ले लेते हैं, देखो Cl2 ले लिया हमने। अब Cl2 पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका तीर का निशान लगा दिया, तीर के निशान पर हम नाम लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का क्या लिखेंगे? प्रकाश। इसमें से एक Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन को तोड़ेगा और वहां पर जाके Cl जुड़ेगा। तो पहले देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 4, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन घटाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा CH3। हाइड्रोजन को हटाकर वहां क्लोरीन जुड़ेगा तो CH3 आपका हो जाएगा Cl। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर एक क्लोरीन बचा हुआ है, क्योंकि 2 थे, तो आगे जाके बन जाएगा अपना CH3 Cl हो गया, और ये हो गया दूसरा अपना HCl। ये आपका हाइड्रोक्लोरीन, इसका नाम आपको बात करें, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, और ये HCl आपको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
इस प्रकार ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन। दोबारा बता देता हूँ, प्रतिस्थापन क्या होती है? जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, नहीं सॉरी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। उनमें क्या होती है कि जो आपके क्लोरीन परमाणु होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन परमाणु का वहां से एक एक करके प्रतिस्थापन करती है। इसी को प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ये आपका कौन सा है? ये आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ जोड़ता है Cl2। तो इसमें से Cl का एक परमाणु यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो CH4 है तो एक हटा देगा तो यहाँ क्या बचेगा? CH3 और वहाँ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये Cl जोड़ दिया। यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ का एक Cl परमाणु आपस में जुड़ जाता है, ये आपको बन जाएगा आपस में आगे जाके HCl। तो ये थे अपने किसके रासायनिक गुणधर्म में? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। मैंने बताया आपको चार। पहली आपकी अभिक्रिया थी दहन, दूसरी थी आपकी ऑक्सीकरण, तीसरी थी आपकी संकलन, चौथी थी आपकी प्रतिस्थापन। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।